नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट की, उस छुपी हुई कहानी की जिसने दुनिया को परमाणु युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जिसके झटके आज भी महसूस किए जाते हैं। तो चलिए, इस कहानी को हम शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि सीधे उस सबसे खतरनाक पल पर चलेंगे जब दुनिया की सांसें सचमुच थम गई थीं। जरा सोचकर देखिए, आप एक सोवियत पनडुब्बी के अंदर हैं, हजारों फीट नीचे, बाहरी दुनिया से आपका कोई संपर्क नहीं है, और अचानक आपके चारों ओर अमेरिकी बम, जिन्हें डेप्थ चार्ज कहते हैं, फटने लगते हैं। आपको क्या लगेगा? यही ना कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तो उस तनाव भरे पल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये जानना होगा कि आखिर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें इस खतरनाक मोड़ पर पहुंची कैसे। ये स्लाइड असल में दिखाती है कि कैसे दुनिया एक बहुत ही खतरनाक परमाणु शतरंज का खेल बन गई थी। एक तरफ अमेरिका ने तुर्की और इटली में अपनी मिसाइलें तैनात कर दीं, जो सीधे मॉस्को पर निशाना साध सकती थीं। तो इसके जवाब में सोवियत संघ ने भी अपनी मिसाइलें अमेरिका के दरवाजे पर लगा दी, यानी क्यूबा में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यूबा ही क्यों? एक छोटा सा द्वीप इस पूरी दुनिया के संकट का केंद्र, या कह लीजिए एक बारूद का ढेर कैसे बन गया? देखिए, ये टाइमलाइन दिखाती है कि तनाव कितनी तेजी से बढ़ा था। पहले फिदेल कास्ट्रो की क्रांति हुई, फिर अमेरिका ने बे ऑफ पिग्स में उन्हें हटाने की नाकाम कोशिश की, और फिर ऑपरेशन मंगूज चलाया गया। इन सब हरकतों ने क्यूबा को सीधे सोवियत संघ की गोद में धकेल दिया। और अमेरिकी कोशिशें किस हद तक थीं, ये नंबर उसका सबूत है। सोर्स के मुताबिक CIA ने फिडेल कास्त्रो को मारने के लिए 650 से भी ज्यादा बार कोशिशें की। मतलब विस्फोटक सिगार से लेकर जहरीले डाइविंग सूट तक सब कुछ आजमाया गया। और फिर आया अक्टूबर 1962, जब एक अमेरिकी जासूसी प्लेन ने क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की तस्वीरें खींच लीं। और बस यहीं से शुरू हुए वो 13 दिन, जिन्होंने कोल्ड वॉर की पूरी कहानी ही बदल दी। ये घटनाएं दिखाती हैं कि दुनिया कितनी तेजी से तबाही की ओर बढ़ रही थी। राष्ट्रपति केनेडी ने क्यूबा की समुद्री घेराबंदी कर दी, जिसे उन्होंने क्वारंटाइन का नाम दिया। लेकिन 12वें दिन, जिसे ब्लैक सैटरडे कहा जाता है, जब एक अमेरिकी जासूसी विमान को मार गिराया गया, तब लगा कि अब युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। उसी ब्लैक सैटरडे को पनडुब्बी B-59 के अंदर कैप्टन वैलेंटिन सवित्स्की को पक्का यकीन हो गया कि उन पर हमला हो चुका है और युद्ध छिड़ गया है। और इसी यकीन के साथ उन्होंने वो खतरनाक आदेश दे दिया। तो असल में दुनिया को किसी राष्ट्रपति या नेता ने नहीं बचाया था, उसे बचाया था समुद्र की गहराइयों में मौजूद दो सोवियत अधिकारियों ने, वसीली अर्खिपोव और इवान मैस्लेनिकोव, जिन्होंने अपने कैप्टन के परमाणु टॉर्पीडो लॉन्च करने के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। जब पूरी दुनिया की नजरें क्यूबा पर टिकी हुई थीं और हर कोई अपनी सांस रोके बैठा था, तब एक और बड़ी ताकत इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में थी। दुनिया का ध्यान एक जगह पे था, और इसी चीज ने दूसरी जगह एक तरह का पावर वैक्यूम बना दिया, और चीन ने इसी का पूरा फायदा उठाया। चीन ने देखा कि अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से उलझे हुए हैं, तो उसने भारत पर हमला कर दिया और अपने पुराने रणनीतिक लक्ष्य को पूरा करते हुए अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। ये उस संकट का एक ऐसा नतीजा था जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। संकट को एक गुप्त सौदे के जरिए सुलझा तो लिया गया, लेकिन इस सौदे की कीमत इसमें शामिल नेताओं को चुकानी पड़ी, और उनके लिए इसके जो नतीजे हुए वो बहुत ही नाटकीय और गंभीर थे। ये जो गुप्त समझौता था ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के सामने तस्वीर ये बनी कि सोवियत संघ डर कर पीछे हट गया। लेकिन असलियत ये थी कि अमेरिका भी अपनी मिसाइलें हटाने पर राजी हुआ था, पर चुपचाप, दुनिया से छिपाकर। और ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि दोनों नेताओं, निकिता क्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी, का राजनीतिक भविष्य कितना अलग लेकिन कितना दुखद रहा। एक की सत्ता चली गई और दूसरे की जान। अब यहां एक दिलचस्प लेकिन बहुत ही विवादास्पद थियरी सामने आती है, जिसका जिक्र सोर्स मटेरियल में है। ये थियरी कैनेडी की हत्या को इस संकट के बाद की घटनाओं से जोड़ती है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक थियरी है। आखिर में अक्टूबर 1962 के वो 13 दिन सिर्फ शुरुआत थे। उन दिनों ने घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू की जिसने दुनिया के नक्शे बदल दिए और इतिहास का रुख मोड़ दिया। और यह हमें सोचने पर